हम पलने देंगे साधुओं के वेश में, रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के वेश में, अफजल नहीं पनपने देंगे अब्दुल कलाम के देश में, हिंदू हो या मुसलमान अब शीश नहीं कटने देंगे, कसम तिरंगे झंडे की अब ये देश नहीं बंटने देंगे। सरकार क्या करती है कि यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का पेपर लीक हो जाता है, 12th के बायो मैथ साइंस का पेपर लीक हो जाता है, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा का पेपर लीक होता है, जेईई मेन एग्जाम का पेपर लीक होता है, नीट का पेपर लीक होता है। देश का 1% सबसे अमीर तबका 40% से अधिक संपत्ति पर कब्जा किए बैठा है। हम करता हूं सर, ए सरकार ए जमाने जवाब दो, मेरे सपनों का हिसाब दो, मेहनत की है दिन रात बहुत, अब तो कोई सौगात दो। मुसलमान होना अपराध है क्या? मुसलमान होना अपराध है? उत्तर प्रदेश 32वें स्थान पर है, केवल बिहार पीछे है। जो लोग लुभावना बजट है, इससे जो है आम दलित गरीब का कोई भला होने वाला नहीं है। पहले तो सेटिंग करते हैं, अगर सेटिंग करते हैं कि अगर उन्हें 15,000 20,000 रुपए की अगर सेटिंग हो जाती है तो FIR नहीं हो। बजट में जनता के सामने बहुत सी योजनाएं थी, सिंचाई विभाग की बहुत सी योजनाएं थी। मध्य योजना कितने समय से अधूरी पड़ी है, इस बजट में कोई ध्यान नहीं रखा गया है, जिससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सिंचाई भी हो सकती थी। करीब करीब 30-35 साल हो गए हैं, डैम भी बन गया है। अब किसानों की सिंचाई के लिए इस बजट में रख देना चाहिए था। बाढ़ सागर योजना हमने पूरी कर दी थी। अब पता लगा लीजिएगा, मिर्जापुर और पूर्वांचल में पानी उस तरीके का नहीं जाता, उसमें भी व्यवस्था कर देते, जहाँ जहाँ अधूरी योजना है उसे पूरा करा देते। कन्हर योजना अभी तक अधूरी पड़ी हुई है, बहुत पुरानी है। इसी तरीके से पूर्वांचल में सरयू परियोजना से 8 जिले पूर्वांचल के सिंचाई में थे, उद्घाटन भी हो गया। 95% तो मैंने ही पूरा करा दिया था, लेकिन उसका उद्घाटन हो गया, लेकिन अभी तक पानी नहीं जा रहा है। बुंदेलखंड में जलाशय डैम मैंने कई बनवा दिए थे। मैंने देखा कि 2 साल तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आई है बुंदेलखंड में पानी की, लेकिन क्या उन जलाशयों के लिए इस बजट में रख दिया गया होता? तो इसलिए मैंने कहा किसानों की चिंता नहीं है, गरीबों की चिंता नहीं है। विद्युत व्यवस्था में अभी मंत्री जी बोल तो रहे थे, बहुत कुछ कर दिया है। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर 24 घंटे, तहसील स्तर पर 22 घंटे और संपूर्ण गांव में 20 घंटे। हम तो यही मंत्री जी अगर सामने होते तो कम से कम गांव में 10 घंटे रात को, 10 घंटे दिन में बिजली दे दो, इतना ही बिजली दे दो। अगर इतना नहीं दे पाते हो तो कम से कम 8 घंटे दिन में, 8 घंटे रात को, ये व्यवस्था होना चाहिए। ट्रांसफार्मर हम तो जान रहे हैं कि ट्रांसफार्मर सही है कि थोड़ा सा सुधार हुआ है, लेकिन जो कह रहे थे मंत्री जी कह रहे थे उतना सुधार अभी नहीं है। इतना देखिए विजिलेंस के द्वारा और विजिलेंस के साथ साथ यहाँ तक कि लाइनमैन भी फोटो खींच लेता है, और जो कि फोटो खींच करके वहाँ का जेई जाता है सीधे थाने में FIR। पहले तो सेटिंग करते हैं, अगर सेटिंग करते हैं कि अगर उन्हें 15,000 20,000 रुपए की अगर सेटिंग हो जाती है तो FIR नहीं होगी। ये चल रहा है जनता के साथ, लेकिन यहाँ तो बड़ी बड़ी बातें इस तरीके की हो गई। ये लगता है कि ये सब बजट ने और
2024-25 के बजट में शायद दुनिया में सबसे नंबर 1 उत्तर प्रदेश कर दिया है। ये बढ़ चढ़ के बातें हो रही हैं, और जबकि ऐसा नहीं है। आज भी अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश 32वें स्थान पर है, केवल बिहार पीछे है इससे। लेकिन यहाँ लगता है कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर हो गया है। तो इस तरीके की ये बातें चल रही हैं। और अधिष्ठाता महोदय, क्योंकि समय कम है, बातें तो बहुत सी थी कि महोदय सरकार अफसाही के दुष्चक्र में फंस चुकी है। अफसर सरकार से और सरकार सदन पर जनता से झूठ बोल रही है, तथ्यों को छुपाया जा रहा है। 2016-17 में हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था 12.5 लाख करोड़ थी। हम लगभग तमिलनाडु के बराबर थे। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के मामले में महाराष्ट्र से 22.70 लाख करोड़ रुपया, लगभग हम दूसरे स्थान पर थे। और आज हमारा प्रदेश 5वें स्थान पर पहुंच गया। ऐसे बढ़ के बताई जा रही हैं। तो ये आंकड़ा सामने है। अर्थव्यवस्था के लिहाज से हमारा उत्तर प्रदेश आज 5वें पोजीशन खिसक गया। महाराष्ट्र, तमिलनाडु के बाद कर्नाटक, गुजरात की अर्थव्यवस्था हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था से बड़ी हो गई। ये बजट किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी, छात्र छात्रा विरोधी बजट है। ये बजट लोक लुभावना है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा है। बजट को खर्च करना एवं धरातल पर उतारने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है, जो इस सरकार में नहीं है। इसलिए आवंटित बजट का एक बड़ा हिस्सा खर्च ही नहीं हो पाता। मैं पूर्व में जो भी बजट वर्तमान सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया था, एक परसेंटेज में आंकड़ा देकर फिर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। मानवर 2017-18 में जो बजट प्रस्तुत किया गया था, उसका परसेंटेज केवल 83% खर्च किए, और 2018-19 में 51%, और 2019-20 में 77%, और 2020-21 में 73%, और 2021-22 में 79%, और 2022-23 में 57%, और 2023-24 में 63%, और 2024-25 में जो बजट का परसेंटेज जो है 57%। अभी एक माह जो अवशेष है। इसी तरह ये जो लोक लुभावना बजट है, इससे जो है आम दलित गरीब का कोई भला होने वाला नहीं है। और माननीय मैं बताना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में 2025-26 में कृषि पर अपने व्यय का 3.2% को आवंटित किया है, और यह 2024-25 में देश के अन्य राज्यों के औसत आवंटन 6.3% से भी कम है। जबकि देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश है, और 70% जो है किसान आबादी जो है कृषि पर आधारित है। और साथ ही साथ में खेती किसानों में कृषकों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न उपकरणों पर बड़े पैमाने पर जीएसटी वसूल की जाती है, जिसका विवरण इस तरह है। चाहे कंबाइन हो, ट्रैक्टर हो, थ्रेसर हो, रोटावेटर हो, हैरो हो, कल्टीवेटर हो, भूसा मशीन, मतलब इतना किसान परेशान है, और उनके फसलों का उचित मूल्य ना मिल पाने के कारण, और जो लोन लेकर कृषि में उपयोग करते ना दे पाने के कारण तमाम हमारे किसान भाई आत्महत्या कर रहे हैं। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये सरकार तो बहुत ढोल पीट रही है, लेकिन मानव उच्च शिक्षण संस्थान, तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात के छात्र छात्राओं का पिछली सरकार में शून्य पर प्रवेश होता था, जब हम लोगों की सरकार थी। लेकिन आज जो वर्तमान सरकार है, वो अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात के छात्र छात्राओं की संख्या आरक्षित सीटों से भी बढ़कर 30 से 35% तक का प्रवेश होता था। जब हमारी सरकार थी, जो जीरो बैलेंस पे जो है एडमिशन होता था। परंतु वर्तमान सरकार द्वारा जब से शुल्क
जमा पर प्रवेश की व्यवस्था की गई है कि बिना शुल्क दिए प्रवेश नहीं होता है, तब से इनकी संख्या 7-8% हो पा रही है। ये अनुसूचित जाति छात्राओं और को शिक्षा से वंचित करने की साजिश है। इस तरह पिछड़े वर्ग के भी निम्न आय वर्ग के छात्र छात्राओं के शुल्क प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति की व्यवस्था न होने के कारण बड़े पैमाने से शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। और ये उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति के 5,62,00,000 परिवार से जुड़ा हुआ मामला है। और मानवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से कुछ अपनी विधानसभाओं के विकास के लिए कुछ बातें रखते हुए फिर मैं अपने विचार को विराम देना चाहता हूँ। बहुत ढोल पीटने वाली सरकार, मैं कहना चाहता हूँ 403 विधायक हैं। विधानसभा जो सबसे बड़ी विधानसभा है उत्तर प्रदेश, 403 हमारे माननीय छत्तीसगढ़ आते हैं। कितना भेदभाव प्रतिपक्ष के विधायकों के साथ किया जाता है। पिछली बजट सत्र के पहले नेता सदन द्वारा त्वरित विकास योजना के अंतर्गत प्रत्येक विधानसभाओं से 5-5 करोड़ रुपयों का जो है प्रस्ताव मांगा गया था, लेकिन मानवर प्रतिपक्ष के विधायकों को 1 पैसा भी नहीं दिया गया उनके क्षेत्र के विकास के लिए। और ये सरकार तो ढोल बहुत पीट रही है। मैं अपने विधानसभा के कुछ सड़कों मार्गों के लिए अपील करता हूं जो इस बजट में उसकी व्यवस्था नहीं की गई है। अकबरपुर से दोस्तपुर राजमार्ग से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाले मार्ग को 4 लेन कराया जाए, क्योंकि श्रद्धालुओं की भीड़ से अयोध्या, बस्ती, गोरखपुर, कुशीनगर, बिहार से आने जाने वाले वाहनों और यात्रियों को जाने के लिए परिवर्तित करके बस्ती कलवारी पुल होते हुए अंबेडकर नगर, अकबरपुर होते हुए जो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। माननीय सदस्य धन्यवाद। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और प्रयागराज, लखनऊ, गाजीपुर सभी लोग बोलने जितने बैठे हैं। बस एक मिनट, बहुत जल्दी में 5:38 हो गया। एक बस 2 मिनट मुझे और दे दीजिए। आप एक औचित्य के विषय पर आकर्षित करते हुए अवगत कराना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के इस पवित्र गौरवशाली लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में सदस्य के रूप में 16वीं और 18वीं विधानसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित माननीय सदस्य जाहिद बेग जी, जिन्हें आज इस विधानसभा के उपवेशन का हिस्सा बनना चाहिए था, जिन्हें आज इस उपवेशन में अपनी लाखों लाख जनता के प्रति अपनी विधायी कार्यों का जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए था, आज वह नौकरानी के एक आत्महत्या के प्रकरण में, जिसमें पुलिस के द्वारा खुद वादी मुकदमा बन करके मनगढ़ंत तरीके से तहरीर तैयार करके मुकदमा दर्ज करके कूट रचित साक्ष्यों के सहारे चार्जशीट करके उनको, उनकी पत्नी सीमा बेग, उनके पुत्र जाहिन बेग को जेल में निरुद्ध करने का कार्य किया। मान्य, और वहीं पर जब यह घटना हुई, मृतका की मां, मृतका के पिता, उनके अन्य परिवारीजनों ने इस बात को बारंबार पुलिस के सामने कहा कि इस प्रकरण से, इस आत्महत्या के प्रकरण से माननीय विधायक जी के परिवार का कोई भी वास्ता नहीं है, लेकिन पुलिस ने उसको नजरअंदाज करने का काम किया और मृतका के परिवार के लोगों ने एक बाकायदा हलफनामा जो जाकर के थाने में दिया, थाने के लोगों ने उस हलफनामे को भी संज्ञान में नहीं लिया। प्रकरण जब कोर्ट में चला जाता है, ट्रायल में आता है, तो मृतका की मां के द्वारा बाकायदा फिर से कोर्ट में एक हलफनामा दिया जाता है कि माननीय कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत होकर के यह कहती है कि इस आत्महत्या के प्रकरण में माननीय विधायक जी के परिवार से कोई लेना देना नहीं है। मेरी बेटी का किसी एक गैर समाज के युवक से, जिसने प्रेम प्रसंग में फंसाया था, ब्लैकमेल कर रहा था, जिससे मानसिक उत्पीड़न और अवसाद में आकर के मेरी बेटी ने आत्महत्या करने का काम किया। उसने ये भी हलफनामे में लिखा कि मैंने बारंबार हलफनामा थाने में दिया, उसका संज्ञान नहीं दिया। इसका संज्ञान लेकर के माननीय कोर्ट ने कहा कि इस घटना की पुनर्विवेचना कराई जाए और मृतका की मां नूरजहां का
164 का कलमबंद बयान करा करके कोर्ट में पेश किया जाए, लेकिन पुलिस के द्वारा उदासीनता बरती जा रही है। दुर्भावना में आकर के कि माननीय विधायक जी बाहर आकर के अपने विधायी कार्यों की जिम्मेदारियों का निर्वहन ना कर सके, इसलिए ना पुनर्विवेचना कराई गई और ना कलमबंद 164 का बयान कोर्ट में प्रस्तुत कराया गया। माननीय इस तरीके के अनेक को दृष्टांत हुए हैं। अभी एक घटना जो महाराजगंज की है, आप सबके संज्ञान में आया होगा। धर्मात्मा निषाद ने भी आत्महत्या किया था और आत्महत्या करने से पहले बाकायदा सोशल मीडिया पर एक माननीय मंत्री जी और उनके विधायक बेटे और दूसरे बेटे और एक अपने दोस्त के खिलाफ आरोप लगाया था कि इनके द्वारा मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसमें माननीय मंत्री संजय निषाद जी, उनके बेटे और एक कार्यकर्ता का नाम था। मानवर, मेरा आशय ये नहीं है कि उस पर कार्रवाई हो जाती, उसमें माननीय मंत्री जी के परिवार के किसी सदस्य का नाम तहरीर में दर्ज नहीं किया गया, जबकि पीड़ित परिवार के द्वारा तहरीर में बाकायदा आरोप बस आ गया है। मेरा आशय कतई नहीं है कि किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हो। मेरा आशय है कि पुलिस का ये दोहरा मानदंड क्यों कि एक के खिलाफ जहां पर पीड़ित परिवार ने कोई शिकायत भी नहीं करी, कोई मुकदमा भी नहीं दर्ज कराया, फिर भी समाजवादी पार्टी के विधायक को जेल में निरुद्ध करने का काम किया। वहीं पर हम सबको पता है कि इस सदन के एक बहुत वरिष्ठ सदस्य माननीय आजम खान साहब, जो 9 बार रामपुर की आराध्य जनता ने उनको 9 बार विधायक बना करके इस सदन में भेजने का काम किया था। एक बार लोकसभा के सदस्य, एक बार राज्यसभा के सदस्य, और उन्होंने इतने नेक काम किए थे। जवाहर अली विश्वविद्यालय बना करके अपने कौम के हाथों में जिन्होंने कलम पकड़ाने का काम किया था, विश्वविद्यालय तो गिराया ही गया, उनके खिलाफ बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, किताब चोरी का मुकदमा दर्ज करा करके उनको जेल की सलाखों के भीतर भेजने का काम किया गया। इसी तरीके से सीसा मऊ के तत्कालीन विधायक इरफान सोलंकी के ऊपर पटाखे से लगी हुई आग की घटना में उनको आरोपी बना करके उनको जेल भेज करके उनकी सदस्यता को निरस्त कराने का काम किया गया। लेकिन वहां की जनता ने जवाब दे दिया कि आप सर्टिफिकेट तो निरस्त करा सकते हो, लेकिन जनता के दिल के झरोखों से नहीं निकाल सकते हो, ये संदेशा देने का काम किया। मानवर, ये दोहरा मानदंड क्यों? मैं इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, मानवर, क्या समाजवादी पार्टी का सदस्य होना, क्या समाजवादी पार्टी का विधायक होना अपराध है? क्या मुसलमान होना अपराध है? क्या मुसलमान होना अपराध है? क्या मान्यवर, प्रस्तुत बजट का आकार 8,08,736 करोड़ 6 लाख रुपए है। इस सदन में एक ऐसा बजट प्रस्तुत किया गया है जो कागजों पर सुनहरा और हकीकत में काला है। सरकार का दावा है कि किसानों की आमदनी दोगुनी हो गई है, अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और देश प्रगति के पथ पर है। लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, अगर खेतों में समृद्धि आई तो किसान सड़कों पर क्यों बैठा है? अगर अर्थव्यवस्था बढ़ी है तो अमीर और अमीर, गरीब और गरीब क्यों होता जा रहा है? अगर कृषि में समृद्धि आई तो लाखों किसान जो सड़कों पर धरने दे रहे हैं, ये कैसी तरक्की है, कैसा विकास है? अगर सरकार सच में किसानों के हित में काम कर रही होती तो एमएसपी को, न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा देती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सत्ता के गलियारों में जब सौदे हो जाते हैं, अन्नदाता की मेहनत भी नीलाम हो जाती है। मानवर, आर्थिक असमानता, अमीरों के लिए सोना, गरीबों के लिए रोना। सरकार कहती है कि देश में आर्थिक सुधार हो रही है, लेकिन इसके लिए बढ़ रहा कारोबार मगर सिर्फ कुछ घरों का। गरीब की बस्ती में आज भी उजाला नहीं है। देश का 1% सबसे अमीर तबका 40% से अधिक संपत्ति पर कब्जा किए बैठा है। गरीबों की संख्या बढ़ रही है, जबकि अरबपतियों की दौलत आसमान छू रही है। मध्यम वर्ग जो इस देश की रीढ़ है, लगातार दबाव में है। आंकड़ों की बाजीगरी, जमीन पर हकीकत कुछ और है। बिजली, पानी, गैस के दाम बढ़ते जा रहे हैं। स्कूल कॉलेज की फीस बढ़ गई है। किसानों को फसल का उचित दाम मिले
एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाए, बेरोजगारी दूर करने के लिए उद्योग सरकारी नौकरियों के अवसर खोले जाएं, छोटे मध्यम व्यापारियों के लिए टैक्स में राहत दी जाए, महंगाई कम करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं, शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत किया जाए। सिर्फ भाषण नहीं, बदलाव चाहिए। सत्ता की कुर्सी नहीं, जनता का न्याय चाहिए। सत्ता में बैठे लोग बस अपनी गाथा गाते हैं, जनता के मुद्दे बजट की लाइनों में दब जाते हैं। विपक्ष इस बजट को पूरी तरह अस्वीकार करता है। हम इस सरकार को ये बताना चाहते हैं कि यह देश केवल अमीरों का नहीं है, ये हर उस नागरिक का है जो मेहनत करता है, जो संघर्ष करता है, जो अपने भविष्य को सुरक्षित देखना चाहता है। मान्यवर, मेरी विधानसभा 276 टांडा जनपद अंबेडकर नगर में एक बुनकर एवं किसान बाहुल्य क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश का लगभग 1/4 बुनकर टांडा विधानसभा के टांडा नगर पालिका में निवास करता है, पावर लूम का कार्य करता है। माननीय श्री अखिलेश यादव जी के सरकार में बुनकरों को कारोबार बढ़ाने की नियत से प्रति पावर लूम जो फ्लैट रेट बिजली का दर था 65 रुपये निर्धारित किया गया था, जिसको बुनकर रेगुलर जमा करता आ रहा था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनने के बाद कोई नया रेट निर्धारित नहीं किया और 1 अप्रैल 2023 से रेट को 7 गुना बढ़ाकर 5 किलोवाट तक 400 रुपये प्रति पावर लूम बढ़ाकर किया। और जो बीच में जो बुनकर 65 रुपये के हिसाब से जमा करता आ रहा था, सरकार ने कितना बिल बढ़ाया, कितना घटाया, ये जानकारी बुनकरों को नहीं है, लेकिन बुनकरों के खाते में लाखों लाख रुपए बकाये के रूप में दर्शाता है। जबकि आपका नीति आयोग ने एक ऑर्डर कर रखा है, ये चैप्टर 4 के पेज 66 पर है, 464 लाइन में इन्होंने इस ऑर्डर को जो बकाया दिखा रहा है, इसको छूट की राशि दिखाकर बिल को समाप्त किया जाना चाहिए। इस बकाये के आधार पर बिजली विभाग के लोग अनावश्यक रूप से बुनकरों के ऊपर एफआईआर दर्ज करते हैं, उनका आर्थिक शोषण करते हैं, उनकी आरसी जारी करने का काम करते हैं। इस तरीके से पावर लूम के विकास के कार्य की गति धीमी हो रही है। मानिवा टांडा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा हथकरघा उद्योग क्षेत्र है, जहां पर टेक्सटाइल पार्क की स्थापना किया जाना अति आवश्यक है। टेक्सटाइल पार्क की स्थापना होने से स्थानीय लोगों में रोजगार का अवसर मिलेगा। हमारे क्षेत्र के पास में ही बिरला सीमेंट फैक्ट्री है, जो टांडा में रेलवे स्टेशन है, उस पर वो अपना डस्ट गिराते हैं, जिससे पूरा आधा शहर के लोगों में सैकड़ों लोग कैंसर के मरीज हो गए और लोगों का खाना पीना सोना सब कुछ दूभर हो गया है। धन्यवाद माननीय सदस्य। याद दिलाइए, 8 मिनट तक का समय है। नहीं 8 नहीं है, अध्यक्ष जी बता गए थे, बस नहीं 8 नहीं 5 से 7। टांडा में हमारे टांडा नगर पालिका में पूर्व चेयरमैन हयात मोहम्मद की बाग तक कमर हयात के घर से लगभग 500 मीटर नाला का निर्माण किया जाना आवश्यक है। और सबसे बड़ा जो हमारे यहाँ एक धार्मिक तीर्थ स्थल है, बाबा मखदूम अशरफ की मजार है दरगाह शरीफ पिछौछा में, जिसमें पूरे देश से नहीं दुनिया से भी लाखों लोग आते हैं और साल में लगभग 3 महीने का मेला चलता है। मैं उस मेले में सरकार की तरफ से मांग करता हूं कि उसके सौंदर्यीकरण के लिए बजट में प्राविधान किया जाए। क्योटला का जो पुराना मंदिर है, जो सैकड़ों वर्ष पुराना है, उसका जीर्णोद्धार कराया जाए। धन्यवाद। जयंती घाट का सौंदर्यीकरण कराया जाए। ये तमाम समस्याएं हैं, जो टूटी हुई सड़कें हैं, उनका निर्माण। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सदस्य। दोषी पुलिस बिजली कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई। धन्यवाद। 24 करोड़ की हमारी प्रदेश की जनता, उसमें 7 करोड़ युवा
15 से 29 साल की उम्र वाला युवा जो नौकरी के लिए, अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए, नौकरी के लिए प्रयास करता रहता है। बचपन में कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और यह भी कहा जाता था कि पढ़ाई कभी खराब नहीं जाती या बेकार नहीं जाती। लेकिन आज की स्थिति यह है सर कि बड़ी मुश्किल से महंगाई की पुस्तकें लेके, महंगी फीसें देके, स्टूडेंट्स लोन लेके बच्चा पढ़ाई करता है। उसके माँ बाप बड़े अपना सर्वस्व न्यौछावर करके बच्चे को पढ़ाते हैं, और जब वो पढ़ाई करके स्कूल में जाता है और उसके बाद ग्रेजुएट कोर्सेज में जाता है तो होता क्या है सर, ये सरकार क्या करती है कि यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का पेपर लीक हो जाता है, 12th के बायो मैथ साइंस का पेपर लीक हो जाता है, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा का पेपर लीक होता है, जेईई मेन एग्जाम का पेपर लीक होता है, नीट का पेपर लीक होता है, कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट का पेपर लीक होता है, होटल मैनेजमेंट का पेपर लीक होता है, फार्मेसी टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर लीक होता है, पीएचडी का पेपर लीक होता है, यूपी बोर्ड इंग्लिश पेपर का 2022 का पेपर लीक होता है, बीएड परीक्षा 2021 लीक हो जाती है। इतनी पढ़ाई के बाद जब पेपर देने जाता है तो पेपर लीक हो जाता है। उसकी मानसिकता, उसके मानसिक पे कितना दबाव आता होगा सर, ये आप समझ सकते हैं। उसके बावजूद हर साल 16 लाख नौजवान ग्रेजुएट होता है, पीएचडी करता है, एमफिल करता है, पोस्ट ग्रेजुएट 2.5 लाख करता है, अंडर ग्रेजुएट 13 लाख करता है, डिप्लोमा करता है, पीजी डिप्लोमा करता है और वेरियस सर्टिफिकेट पाता है, और 1 करोड़ लेबर फोर्स में आता है सर। लेकिन जब लेबर फोर्स में आ जाता है और नौकरी ढूंढने के लिए, अपने परिवार को गरीब वर्ग से मध्यम वर्ग में पहुंचाने के लिए सरकारी नौकरी की तरफ बढ़ता है तो क्या होता है, कांस्टेबल भर्ती 2021 लीक हो जाती है, समीक्षा अधिकारी आरओ एआरओ की भर्ती के पेपर लीक हो जाता है, दरोगा भर्ती का पेपर लीक हो जाता है, यूपी टेट का पेपर लीक हो जाता है, फॉरेस्ट गार्ड का पेपर लीक हो जाता है, एडेड स्कूल का पेपर लीक हो जाता है, और बहुत सारे सर पेपर लीक हो जाते हैं और उनको सरकारी नौकरी से वंचित रहना पड़ जाता है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट सर जो पिछले जून 2024 में निकली, उसमें कहते हैं कि 80% यंग एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड घूम रहा है, और उसी की वजह से 50% से ज्यादा लोग इस प्रदेश से माइग्रेट कर रहे हैं अच्छी नौकरियों के लिए दूसरे प्रदेशों में सर। जबकि हमारे सरकारी विभागों में सर रजिस्ट्रार की पोस्ट खाली पड़ी है, ऑडिट ऑफिसर्स की पोस्ट खाली पड़ी है, फॉरेस्ट ऑफिसर की पोस्ट खाली पड़ी है, पटवारी की पोस्ट खाली पड़ी है, लेक्चरर की पोस्ट खाली पड़ी है, टीचर्स की पोस्ट खाली पड़ी है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की पोस्ट खाली पड़ी है, पुलिस में पोस्ट खाली पड़ी है, इंजीनियर्स की पोस्ट खाली पड़ी है, होमगार्ड की पोस्ट खाली पड़ी है, चौकीदार की पोस्ट खाली पड़ी है, मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट खाली पड़ी है, पंचायत सहायक की पोस्ट खाली पड़ी है, प्रोफेसर की पोस्ट खाली पड़ी है, नर्सेस की पोस्ट खाली पड़ी है, मेडिकल स्टाफ की पोस्ट खाली पड़ी है, टाइपिस्ट की खाली पड़ी है, लॉयर्स की खाली पड़ी है, हेल्थ डिपार्टमेंट में खाली पड़ी है, क्लर्क्स की पोस्ट खाली पड़ी है, और बहुत सारी पोस्टें हमारे विभागों में खाली पड़ी है। अगर उनको ही भर दिया जाए, अगर इन्हीं पोस्टों को भर दिया जाए तो 12.5 लाख नौजवान सरकारी नौकरियों में पहुंच जाएगा, और जिससे उनके परिवार का भला हो जाएगा। 12वीं किए हुए 8 लाख पहुंच जाएंगे, ग्रेजुएट किए 2 लाख पहुंच जाएंगे, और आईटीआई, एलएलबी, एमसीए, डिप्लोमा होल्डर, पोस्ट ग्रेजुएट, बीसीए, ऐसे पढ़े लिखे नौजवान सरकारी रोजगारों में पहुंच जाएंगे, जिससे उनके परिवार का भला हो पाएगा। लेकिन हमारी सरकार सरकारी नौकरी देने में विश्वास नहीं करती। सरकार उनकी मजबूरी का फायदा उठा के, उनकी बेबसी का फायदा उठा के, उनकी परेशानियों का फायदा उठा के, संवैधानिक अधिकार को छीन के उनको आउटसोर्सिंग की तरफ झलक भेज देती है। वही आउटसोर्सिंग, वही संविदा के काम जहां पे चौकीदार को 2000 रुपए मिलते हैं, जहां पे पंचायत सहायक को 6000 रुपए मिलते हैं, जहां आशा बहनों को 3500 रुपए मिलते हैं, जहां ऐसी नौकरियों में 5-6 हजार 10,000 रुपए में लोगों को मजबूरन काम करना पड़ता है। उससे उनके परिवार का भला नहीं हो सकता, उससे उनका परिवार गरीबी वर्ग से उठकर मध्यम वर्ग में नहीं आ सकता सर। तो मेरा आपके माध्यम से मैं और आपको कहना चाहूंगा, जब हमारे जैसे सदस्य ऐसी बात उठाते हैं तो बहुत बार इस सदन में चर्चा होती है कि हमारे प्रदेश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट सिर्फ 2 से 4% है, जबकि यह बात सही नहीं है। हमने अनएम्प्लॉयमेंट रेट से छेड़छाड़ करने का काम किया है।
हमारी सरकार ने ये माना कि एक हफ्ते में अगर 1 घंटे कोई काम कर लेगा तो उसे एम्प्लॉयड माना जाएगा। आप बताइए सर, 1 घंटा अगर एक हफ्ते में काम कर ले तो उसे रोजगार मान लेंगे, तो उसका परिवार कैसे आगे बढ़ेगा। 1 साल में अगर 30 दिन कोई काम कर लेगा तो उसको एम्प्लॉयड मान लिया जाएगा। ऐसे आंकड़े बनाकर सर हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने का काम कर रहे हैं और नौजवानों के जिंदगी से खिलवाड़ करने का हम लोग काम कर रहे हैं सर। जबकि रियल एम्प्लॉयमेंट क्या है सर? रियल एम्प्लॉयमेंट है कि रियल एम्प्लॉयमेंट ब्रिंग्स डिग्निटी एंड पर्पस टू लाइफ। या ये डिग्निटी संविदा कर्मचारी बना के डिग्निटी किसी के परिवार में नहीं आती, किसी के जीवन में नहीं आती सर। और इसीलिए सुसाइड रेट एनसीआरबी डेटा के हिसाब से बढ़ते चले जा रहे हैं सर। हमारे यहां सर एनसीआरबी डेटा जो सुसाइड डेटा के बारे में बताता है, उसके हिसाब से 18.85 अनएम्प्लॉयड सुसाइड कर रहा है हमारे प्रदेश में सर। 12.96% स्टूडेंट सुसाइड कर रहा है हमारे देश में सर। और डेली वेजर मजदूर 6% सुसाइड कर रहा है हमारे प्रदेश में। तो सर मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि महंगी एजुकेशन है सर, लेकिन और पेपर लीक हो रहे हैं। सरकारी नौकरी ना देकर संविदा की नौकरी देने पर सरकार काम कर रही है। प्रदेश से बाहर जाने के लिए मजबूर कर रही है, इजराइल में वॉर जोन में जाने के लिए मजबूर कर रही है और युवाओं को आत्महत्या करने में मजबूर कर रही है सर। ये एक मैं लेके आया हूं सर, अभी फिलहाल में एक लखनऊ में एक लड़के ने सुसाइड किया, उसमें लिखा नौकरी नहीं मिल रही, मम्मी पापा माफ करना। उनके मां बाप के सपने टूट गए, इसलिए बच्चे को सुसाइड करना पड़ा सर। तो मैं आदरणीय गोपाल दास नीरज जी की युवा की पुकार की कविता से अपनी बात खत्म करता हूं सर। ए सरकार, ए जमाने जवाब दो, मेरे सपनों का हिसाब दो। मेहनत की है दिन रात बहुत, अब तो कोई सौगात दो। तो मैं सर आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि हमारे सदन को युवाओं को सरकारी नौकरी देने के लिए, अच्छी नौकरी देने के लिए कॉन्क्रीट स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए और इसीलिए सदन की कार्रवाई रोककर बढ़ती हुई बेरोजगारी पर सदन में चर्चा करने का मैं आपसे अनुरोध करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।